जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान पे आधारित दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला का दूसरा भाग है। ऐसे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेट, सुपर टेट, बीटीसी स्पेशल या उसके अलावा भी बहुत सारे जीएस जीके के प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। पहले भाग में हमने 25 प्रश्न हल कर लिए हैं, तो 26 में शुरू करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं वो बताना है आपको। ए ऑप्शन कहता है सिर्फ गैस में, बी कहता है सिर्फ ठोस में, सी कहता है सिर्फ द्रव में और डी कहता है इन तीनों में, ठोस द्रव गैस तीनों में। तो क्या सही है वो आपको बताना है। तो बताइए, आपको 1-2 सेकंड का समय मिलेगा। जी हाँ, 26वां का बी सही है, सिर्फ ठोस में। अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। 27वां देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं वो बताना है आपको। यहाँ अनुदैर्ध्य को बताना है। ए कहता है ठोस में, बी कहता है द्रव में, सी कहता है गैस में और डी कहता है इन तीनों में। क्या सही है वो आपको बताना है। तो बताइए, अनुदैर्ध्य तरंगे इन तीनों में, ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक आपको बताना है। तो बताइए, ए हर्ज, बी किलो हर्ज, सी हर्ज प्रति सेकेंड और डी कहता है किलो हर्ज प्रति सेकेंड। तो सही क्या है वो आपको बताइए, बताना है। बताइए, आवृत्ति का मात्रक है हर्ज। क्या है? हर्ज, है ना। पहला सही है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, कहाँ होता है वो आपको बताना है। लोहे में, पारा में, सॉरी, ए कहता है लोहा, बी कहता है वायु, सी कहता है पारा और डी कहता है निर्वात में। ध्वनि तरंग का वेग कहाँ सबसे ज़्यादा होता है वो आपको बताना है। तो बताइए। जी हाँ, लोहे में ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। माध्यम का ताप एवं आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। माध्यम का ताप एवं आर्द्रता बढ़ाने पर क्या होता है। ए कहता है घटती है ध्वनि की चाल, बी कहती है बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है और डी कहता है उपरोक्त सभी सही हैं। तो बताइए उत्तर क्या सही होना चाहिए। माध्यम का ताप एवं आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, बी ऑप्शन सही है। दूसरा सही है ना, बी ऑप्शन सही है, बढ़ती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, है ना, ए 20 हर्ट्ज से कम है, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है और सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक है और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। तो आप बताएं उत्तर क्या होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, सी सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है वो आपको बताना है। ए प्रत्यास्थता, बी घनत्व, सी आयतन और डी कहता है ए एवं बी दोनों। क्या सही है। ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करती है और घनत्व पर भी निर्भर करती है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए 32वें के लिए डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों। ठीक है, आगे चलिए। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है कितनी है वो आपको बताना है। ए कहता है 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी कहता है 6,400 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी कहता है 332 मीटर प्रति सेकेंड और डी कहता है 764 मीटर प्रति सेकेंड। सही ऑप्शन बताइए। सी सही है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 34वां देखते हैं। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, क्यों पतली होती है वो आपको बताना है। ए स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, बी कहता है स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, सी कहता है स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, डी कहता है स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। बताइए।
जी हाँ, ए ऑप्शन सही है। स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, इसलिए उनकी ध्वनि पतली होती है। 35वां देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने की संभावना हमेशा रहेगी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो बताना है आपको। ए 25 मीटर, बी 17 मीटर, सी 12 मीटर, डी 9 मीटर। सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है, बताइए। बी सही है, बी ऑप्शन सही है। 17 मीटर कितना होना चाहिए, 17 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ए एक्स किरणों की, बी परावैंगनी किरणें, सी गामा किरणें और डी कहता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आप बताएं किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणों की सर्वाधिक होती है, सी ऑप्शन सही है। आगे चलें, आगे देखते हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेट में पूछा जा चुका है और उसके अलावा यूपी पीसीएस जैसे परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है। अलग अलग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बीईओ की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान से देखेंगे किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। ए 39 डिग्री सेल्सियस, बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी -49 डिग्री सेल्सियस, डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या सही है वो आपको बताना है। बी सही है, -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, आगे चलें। 38वां, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की ए चाल बढ़ जाएगी, बी ऊर्जा कम हो जाएगी, सी भार में कमी होगी और डी कहता है उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। क्या सही है। वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी। क्या सही है, ऊर्जा कम हो जाएगी, बी सही है। आगे चलें। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है सेल्सियस, बी कहता है कैलोरी, सी कहता है जूल और डी कहता है बी एवं सी दोनों सही है ना। तो बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है ना। तो बी एवं सी दोनों सही है। ठीक है, कैलोरी और जूल दोनों। आगे चलें, 40वां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का ताप होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। मानव शरीर का ताप क्या होता है, कितना होता है वो बताना है। ए कहता है 37 डिग्री सेल्सियस, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी कहता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है वो आपको बताना है। देखिए कोरोना काल में टेम्परेचर जानना बहुत ज़रूरी है ना। इसी को चेक किया जा रहा है बार बार अलग अलग मशीनों के माध्यम से टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है मानव शरीर का, बताइए। डी सही है ना। सेल्सियस में अगर मापा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस और अगर फ़ारेनहाइट में मापा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये ए और बी दोनों सही है। 41वां देखिए, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। ए कहता है 4 डिग्री सेल्सियस, बी कहता है 5 डिग्री सेल्सियस, सी कहता है 7 डिग्री सेल्सियस और डी कहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है, बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस पर। कब, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ए अल्कोहल की, बी तारपीन की, सी पानी की, डी लोहे की। क्या सही है वो बताइए। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है इनमें से, जितना लिखा हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पानी की, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना है वो आपको बताना है। ए कहता है -373 डिग्री सेल्सियस, बी कहता है -273 डिग्री सेल्सियस, सी कहता है -171 डिग्री सेल्सियस और डी कहता है 0 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर क्या बताइए। -273 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन सही है।
आगे चलिए, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो बताइए। ए, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता का होना चाहिए। बी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। सी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही है? खाना पकाने का जो बर्तन है वह निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता का होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है वो आपको बताना है। विकिरण, बी कहता है संवहन, सी कहता है चालन, डी कहता है उपरोक्त तीनों विधियों से। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है वो बताइए। चालन विधि से होता है, सी ऑप्शन सही है। अशुद्धि मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए, घटता है, बी, बढ़ता है, सी, अपरिवर्तित रहता है और डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए, अशुद्धि मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। गलनांक घटता है ना, ए ऑप्शन सही है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों, है ना। ये क्यों वाला जो हमने बनाया हुआ है वीडियो, उसमें इस पे बात की गई है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे। तो देखिए, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा ए कम होती है, बी कहता है अधिक होती है, सी कहता है एक समान होती है, डी कहता है नहीं होती है। तो बताइए, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट इसलिए होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बी ऑप्शन सही है। चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। सूर्य से पृथ्वी का ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, ये बताना है। किस विधि के माध्यम से होता है, किस विधि के द्वारा होता है। ए कहता है चालन, बी कहता है संवहन, सी कहता है विकिरण और डी कहता है उपरोक्त तीनों विधियों से होता है। तो बताइए सही उत्तर। विकिरण से होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, विकिरण के माध्यम से होता है ना। 49वें पे चलते हैं। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा। ए, स्थिर रहेगा, बी, बढ़ेगा, सी, घटेगा और डी कहता है गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो सही उत्तर बताइए। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ेगा। बी ऑप्शन सही है, बढ़ेगा, है ना। अब चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है। प्रकाश है, क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है अनुप्रस्थ तरंग है, बी कहता है अनुदैर्ध्य तरंग है, सी कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग है और डी कहता है ए एवं सी दोनों, है ना। तो सही उत्तर क्या है वो बताना है आपको। ए और सी दोनों सही है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही है, अंतिम ऑप्शन सही है ना। तो चलिए, आज के लिए ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे। शेष प्रश्नों के लिए अब हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में हल करेंगे। 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को हल करेंगे अगले वीडियो में। तो आप उसे भी प्रैक्टिस सेट को हल करना नहीं भूलेंगे, उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। और ये 100 प्रश्नों की जो इंपॉर्टेंट श्रृंखला है उसे आप जरूर पूरा हल करेंगे चारों सेटों में। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर लें, अपने मित्रों में शेयर कर लें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।